सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम आज अनुवाद पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि आपके जो प्रश्न आते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। जो सब्जेक्टिव में क्या होता है, हमारे 10 नंबर आते हैं कि मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों, जो हिंदी में अनुवाद कीजिए हमारा आता है, 5 प्रश्न हमें करने पड़ते हैं। हमें 6 या 7 दिए जाते हैं, वाक्य दिया जाते हैं उड़िया में, उनको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो ये अनुवाद क्या है और अनुवाद हम मातृभाषा से हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे, उनके नियम क्या है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। अनुवाद जो है, अनुवाद का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर इसके शब्द के हिसाब से इसका अर्थ को हम समझें तो किसी के कहने के बाद हम अगर कहते हैं तो अनुवाद कहते हैं। किसी के बाद अगर हम उन्हें अनुसरण करते हैं या कहते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में जो हमारे जो प्रश्न आते हैं उसके अनुसार एक भाषा में लिखित वाक्य हो सकता है या वाक्यों को दूसरी भाषा में लिखना, प्रकाश करने को हम अनुवाद कहते हैं। अर्थात किसी एक भाषा को किसी दूसरी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, उसको उस भाषा में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी भाषा में वाक्य पूरा अर्थ देने वाली जो छोटी इकाई होती है, वाक्य क्या होता है, पूरे अर्थ, भाषा में पूरे अर्थ को देने वाले ये छोटी अंश हैं या इकाई है, इन्हें कहा जाता है। तो जब हम अनुवाद करते हैं उसमें मुख्य बात यह है, जो अनुवादक होता है अर्थात जो अनुवाद करता है, वो दोनों भाषाओं का सही ज्ञान उसके पास होना आवश्यक है। अर्थात उसके पास वह अनुभव होना चाहिए कि वह सही ढंग से, सही तरीके से, सही भाव से उसे अनुवाद कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद करते हैं या फिर हिंदी से कभी कभी मातृभाषा में भी अनुवाद करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, उसमें कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष ध्यान देने वाले कुछ चीज होते हैं। अगर आप उनको समझ जाओ तो आसानी से आप अपनी मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। और इसके अलावा ये अनुवाद आपको इतना काम आएगा कि अगर आप हिंदी से, जब हम हिंदी के पद्य और गद्य पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर आप उड़िया में अनुवाद करके अपने दिमाग में रख लोगे तो जब कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे फिर से हिंदी में अनुवाद करके अपने सरल भाषा में उसे अनुवाद करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बच्चों, इस विषय को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो पहली बात यह है, जो मूल भाषा है, जो जिस भाषा से हम हिंदी में अनुवाद करेंगे या फिर हिंदी से जब उड़िया को अनुवाद करेंगे, तो यहाँ पर मूल भाषा कौन सा हो गया, हिंदी। तो वह उसको ठीक से पढ़ना, फिर से उसे अच्छे से समझना। अगर हमें परीक्षा में एक वाक्य दिया गया है मातृभाषा में, उड़िया में, उसको हमको हिंदी में अनुवाद करना है, तो पहला हमारा काम है उस वाक्य को हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे और उसको मूल विचार को हम पकड़ेंगे। उसके मूल विचार को जब हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम आसानी से उसका भावार्थ को समझ जाएंगे, इस किस अर्थ में इस वाक्य को दिया गया है। यह आपका पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, मूल भाषा के वाक्य के विभिन्न अंगों को हमें समझना पड़ेगा। जो भाषा, जिस भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं, उस भाषा के जो वाक्य दिया गया है उसके विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न हिस्सा होता है, अंश होता है, उसको हम ठीक से पहले समझेंगे। प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना की शैली बच्चों अलग अलग होता है। आप लोग संस्कृत पढ़े हैं, फिर आपने हिंदी पढ़ा, आप तो उड़िया अपना मातृभाषा पढ़ चुके हैं, फिर आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। ये सारे जो भाषाएं हैं आप देख रहे हैं, देखे होंगे, हर एक भाषा में जो वाक्य की गठन होता है, संरचना मतलब गठन होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है। उनकी शैली, वाक्य संरचना की शैली अलग अलग होती है। तो पहले आप उसे ही समझिए। फिर क्या है बच्चों, वाक्यों में 2 मुख्य अंश होते हैं। वाक्यों को हम 2 अंश से बांट सकते हैं। एक आपका हो गया उद्देश्य, दूसरा आपका हो गया विधेय। तो उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है,
जो उद्देश्य होता है, वाक्य में आप कर्ता जानते हो, जो करता है या फिर कर्ता का कुछ अंश होता है। कर्ता को हम लोग लंबा भी कर सकते हैं, उसके साथ और कुछ पद जोड़े होते हैं तो उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के अंश के अनुसार चलने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? विधेय का अंश कहते हैं। तो वाक्यों में दो हो गए, एक आपका उद्देश्य, एक आपका विधेय हो गया। तो हम कह सकते हैं कर्ता या कर्ता का अंश को उद्देश्य और क्रिया के अंश को हम विधेय कहते हैं। मैं जा रहा हूं, इसमें उद्देश्य कौन है? मैं, और विधेय कौन हो गया? जा रहा हूं। तो बच्चों फिर हमें वाक्य में देखना है, हिंदी में आप जानते हैं कि कैसे क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। हम जब क्रिया पढ़ रहे थे, आप जानते हैं हिंदी में कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है। तो वह कर्ता भी उसका परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार होता है, पुरुष के अनुसार होता है। तो ये हिंदी भाषा की विशेषता है कि अगर कर्ता का लिंग, वचन, पुरुष बदल जाता है तो उस तरफ क्रिया बदल जाता है। मैं जा रहा हूं, अगर ये मैं लड़की हो गई तो मैं जा रही हूं। ये बहुवचन हो गया, हम हो गए तो जा रहे हैं। तो देखिए कैसे लिंग, फिर वचन के अनुसार, फिर पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन आया, उसी के हिसाब से क्रिया भी परिवर्तन होने लगा। ये आपकी हिंदी भाषा की विशेषता है। फिर हिंदी में आपके संबंध कारक के बाद भी आने वाले जो शब्द होते हैं, या तो वो लिंग या तो फिर वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं, या उसी के अनुसार संबंध कारक का चिन्ह लगता है, परसर्ग लगता है। जैसे राम भाई। तो बच्चों देखिए, आप जब अनुवाद कर रहे हो गद्य में ओडिया रे देखुचे कौन कहे? रामर भाई, रामर भौणी, रामर सांग माने, से गोटे र लगुच ना नहीं पिला माने। किंतु हिंदी रो विशेषता आप तुम जानिच, नियम कौन कहले ना, संबंध कारक के पद आने वाले जो शब्द होते हैं, इन दोनों में जो संबंध है उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम परशब्द कहते हैं। तो इन दोनों के लिंग और वचन के अनुसार, किसके लिंग और वचन के अनुसार? इसका संबंध इससे है, संबंध कारक इसके बाद आने वाला शब्द, इसी के अनुसार जो परसर्ग यहाँ लगेगा उसके दाहिने तरफ जो है, इसी के लिंग वचन के अनुसार ये परिवर्तन होगा। अभी राम का भाई, अगर ये बहन हो गया राम की बहन, अगर ये दोस्त हो गए राम के दोस्त। तो बच्चों देखिए कैसे संबंध कारक में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आप अनुवाद कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा आप जानते हैं कर्म के अनुसार भी क्रिया बदलती रहती है, हिंदी की यह विशेषता है। राम फल खाता है, या फिर हम कर सकते हैं, आपने ने परसर्ग का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया आ जाने के बाद क्या हो जाता है? ने का प्रयोग हो जाता है। तो राम ने फल खाया, लेकिन जब राम ने रोटी तो क्या बनता था बच्चों? खाई। तो कर्म के लिंग अनुसार, वचन अनुसार आपके क्रिया में परिवर्तन होते हैं। तो जब आप अनुवाद कर रहे हो तो इस विषय पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर अभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कर्ता के पास परसर्ग है, फिर कर्म के पास परसर्ग है, तो क्रिया क्या बन जाता है? तृतीय पुरुष एकवचन बन जाता है। तो इस हिसाब से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों जो आपके क्रिया के जो रूप होते हैं वो काल के अनुसार भी परिवर्तन होता है। फिर जैसे आपके काल हो गए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर लिंग के हिसाब से परिवर्तन होते हैं और वचन के हिसाब से भी परिवर्तन होते हैं। जैसे एक वाक्य हमने लिखा, मैं जाता हूं, तो यहाँ पर क्रिया कौन सा है? ये हो गया। अगर ये वर्तमान काल में चला जाएगा मैं गया, भविष्य काल में चला जाएगा मैं जाऊंगा। देखिए कैसे काल के हिसाब से परिवर्तन हो गया। फिर आपके लिंग के हिसाब से, मैं पुल्लिंग हूँ मैं जाता हूँ, मैं स्त्रीलिंग हूँ मैं जाती हूँ, मैं बहुवचन हो गई हम जाते हैं। उसी तरह मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में ये हो गया, मध्यम पुरुष में तू जाता है,
तुम जाते हो, फिर आप जाते हैं। अन्य पुरुष में वह जाता है, वे जाते हैं। तो इसी तरह बच्चों आपके क्रिया के रूप काल के अनुसार, लिंग और वचन के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं। तो ये जो सारे नियम हैं, अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आप आसानी से अनुवाद कर पाओगे। तो बच्चों आपको हिंदी से उड़िया में अनुवाद करने में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन उड़िया से जब आप हिंदी में अनुवाद कर रहे हो, आप तो जानते हैं हिंदी की कुछ विशेषताएं हैं। हिंदी में हर एक संज्ञा शब्द का लिंग होता है, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनका लिंग हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के भी लिंग निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो फिर क्या होता है, संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण में परिवर्तन होता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी का अनुवाद कर रहे हैं तो लिंग जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हिंदी भाषा की विशेषता जो है, कर्ता के अनुसार क्रिया बनती है, फिर कर्म के अनुसार भी कभी कभी क्रिया बनती है। तो आपको ये सारे विषय को ध्यान रखना है, तो आप आसानी से अनुवाद कर पाओगे। और हमारा जो वो प्रश्न आता है मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद कीजिए, आप उनमें 10 से 10 नंबर ला सकते हो, बड़े आसानी से आप ला सकते हो। अब केवल आपको इन विषय पर ध्यान देना है। तो बच्चों अनुवाद में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।